जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन है वो हो रहा है एसबीआई क्लर्क प्री 2021 को टारगेट करते हुए। आज हमारा मिक्स क्विज का डे 7, मतलब मिक्स क्विज चलते हुए हमारे लगभग 7 दिन हो चुके हैं। इससे पहले फ्रेज रिप्लेसमेंट के हमारे 10 सेशन कंप्लीट हो चुके थे। और ये जितने भी सेशन है इनमें आप लोगों को फ्रेज रिप्लेसमेंट के अंदर जितनी भी कंडीशंस थी वो सारी बताई थी। मिक्स क्विज के अंदर जितने भी आने वाले आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड वोकैब का मामला हो, ठीक है, या ऑड वर्ड्स का हो, ठीक है, वर्ड रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इन्हीं से निकलकर आपके कॉन्सेप्ट निकलकर आएंगे। तो ये जो क्लास होती है हमारी इवनिंग में 4:45 4:45 ये क्लास होती है डेली बेसिस पे। तो जो भी बच्चा नया जुड़ रहा हो वो इस पहले सेशन को देखे, अच्छे से समझे। फिर अगर समझ आता है, अच्छे लगते हैं कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो चलिए गाइज, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फॉर ये कह रहा है इन द गिवन क्वेश्चन, नीचे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। उसमें एक सेंटेंस जो है वो 5 भागों में आपके डिवाइड है, जो कि यहां पर है ए, बी, सी, डी और ई। यस, इज दिस ओके? यस गाइज, तो चलिए देखते हैं। चूज द पार्ट विच डज नॉट हैव एन एरर। आपको वो पार्ट चूज करना है जिसमें कोई एरर आपके नहीं है। आ रही है बात समझ में? आउट ऑफ द 4 रिमेनिंग पार्ट्स देर आर एरर्स इन 3 पार्ट, चूज द पार्ट विच डज नॉट हैव एरर इफ ऑल द 4 पार्ट्स आर करेक्ट। अगर चारों के चारों पार्ट आपके करेक्ट है, मार्क ई ऑल आर करेक्ट एज द आंसर। तो आपको ऑल आर करेक्ट अपना आंसर करना है। क्लियर? मतलब इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर 5 सेक्शन मिलेंगे, जिनमें से ई वाला जो आपके सेक्शन है वो ऑलरेडी क्या है, करेक्ट है। बचे हुए जो 4 सेक्शन है ए बी सी डी, ये जो फ्रेगमेंट है 4, इनमें से किन्हीं 3 में एरर है और एक जो है बिल्कुल करेक्ट है। वो जो करेक्ट है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर बताना है। अगर चारों ही सही है तो आपको क्या लिखना है, ऑल आर करेक्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं। तो ये कह रहा है इंस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी इश्यूज अफेक्टिंग द प्रोसेस। तो यहां पर अगर गाइज मैं बात करूं तो एक आपके होता है इंस्पाइट और एक होता है डेस्पाइट। दोनों का हिंदी मीन होता है के बावजूद। दोनों का हिंदी मीन क्या होता है आपके, के बावजूद। और दोनों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इंस्पाइट के बाद हमेशा क्या लगता है, आपके ऑफ का यूज होता है, जबकि डेस्पाइट के बाद आपके ऑफ नहीं लगता है। अगर विदाउट ऑफ आपको कभी सेंटेंस में इंस्पाइट दिख रहा है तो ये गलत माना जाएगा। तो यहां पर या तो आप डेस्पाइट लिखो, ठीक है भाई, कनेक्टिविटी इश्यूज की जो पॉसिबिलिटी है उसके बावजूद भी। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि वहां डेस्पाइट भी कर सकते हो या इंस्पाइट ऑफ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद बात आती है वन मस्ट रिकॉग्नाइजेज। तो यहां अगर मैं बात करूं तो मस्ट गाइज एक मॉडल होता है, और एक मॉडल के बाद आप अच्छे खासे तरीके से जानते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब जब मॉडल के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जस्ट ए मिनट गाइज, जस्ट ए मिनट, अभी करो तो। 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट कुछ काम आ गया यार। तो देखिए, मॉडल के बाद आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जबकि यहां पर रिकॉग्नाइज के अंदर एस लगा रहे हैं। तो एस लगने पे पता लगता है कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे को रिकॉग्नाइज में से एस को हटाना पड़ेगा। तो सी पार्ट भी आपके इनकरेक्ट हुआ, तो ए इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट। फिर ये कह रहा है वन मस्ट रिकॉग्नाइज दैट वर्चुअल हियरिंग्स आर नो डिफरेंस। तो यहां पर गाइज आपको नाउन फॉर्म की रिक्वायर होगी। तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंस का यूज नहीं होकर आपको यूज किसका करना होगा, यहां पर
डिफरेंट वर्ड का यूज करना होगा। तो आपके डी सेक्शन में भी एरर निकल कर आती है। तो बी जो सेक्शन है, बी सेक्शन क्या है, एकदम आपके करेक्ट है, जो कि निकल कर आता है आपके डी में। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा गाइज, डी होगा। मतलब बी सेक्शन करेक्ट है, जो कि ऑप्शन किस में है, डी में है। मैं हमेशा आपको घुमाकर क्वेश्चन इसलिए देता हूं ताकि आप सिंपली जैसे बी देखा तो बी आंसर मत करना, क्योंकि अगर आप बी सेक्शन को देखकर अगर ऑप्शन बी कर देते हो तो ऐसी कंडीशन में ए राइट माना जाता है, जो कि नहीं है, क्योंकि उसमें इंस्पाइट की एरर आपके है। समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। और अगर कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे को कहता है नो सूनर डिड द गवर्नमेंट अनाउंस। तो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि नो सूनर जो होता है ये हमेशा पेयर बनाता है आपके देन के साथ, जिसकी स्पेलिंग होती है THN। नो सूनर है और सेंटेंस में देन है, मतलब पेयर सही है। नो सूनर के बाद आपकी डिमांड होती है इन्वर्जन की। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, और सेंटेंस में किसी भी तरह से क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होना चाहिए। तो वो सेम चीज यहां हो रही है कि हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में नहीं लग रहा। तो ऐसी कंडीशन में जब डिड यहां आ गया तो अनाउंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये अपनी जगह राइट है। तो नो सूनर डिड द गवर्नमेंट अनाउंस द पॉलिसी, जितना जल्दी गवर्नमेंट ने पॉलिसी को अनाउंस नहीं किया, देन द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल्स हरिड टू जंप। हरिड के साथ आपके टू लगता है प्रेपोजिशन, तो ये अपनी जगह राइट है। ऑन टू द बैंडवैगन एडवर्टाइजिंग कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट्स। तो लास्ट पार्ट तो आपके ऑलरेडी ही क्या है, करेक्ट है। यहां कोई एरर नहीं है, यहां कोई एरर नहीं है। सी में फिक्स प्रेपोजिशन राइट है, डी के अंदर जंप के साथ ऑन टू लग रहा है, प्रेपोजिशन राइट है, मतलब चारों के चारों आपके करेक्ट है। तो आप लोगों का आंसर होगा यहां पर गाइज ऑल आर करेक्ट। सेंटेंस में किसी तरह की कोई एरर आप लोगों के नहीं निकल कर आती है। समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। और अगर कोई डाउट नहीं है तो डन लिख दीजिएगा। आप अपने डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको यहां पर कहता है इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुड हैव क्लाइम्ड। तो इंडिया प्लेस है, प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस ऑलवेज राइट माना जाता है। इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कुड हैव लग रहा है, तो देखेंगे यहां पर पास्ट की कहीं बात हो रही होगी, आगे चेक करते हैं। और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, अपनी जगह राइट है। टू अबाउ देन, तो कभी भी अबाउ देन नहीं होता है गाइज, आपके होता है हमेशा मोर देन। क्या होता है, मोर देन। तो यहां पर एरर निकल कर आई, बी राइट, रॉन्ग होता है। देन 20% एज द इकोनॉमी लॉस्ट जॉब्स। तो यहां पर लॉस्ट वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म में आ रही है, मतलब ये पास्ट के अंदर कुड अपनी जगह राइट होगा, तो ए में कोई एरर नहीं है। फिर देखते हैं नेशन वाइड लॉकडाउन। ठीक है, एक नेशन वाइड लॉकडाउन जो है टुक अप इफेक्ट। तो टुक अप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब पोजीशन है जिसको यहां पर लगाएंगे नहीं, डायरेक्टली क्या होगा, टुक इफेक्ट। क्यों, क्योंकि टुक अपने आप में एक वर्ब है, जो कि अपने बाद एक नाउन पोजीशन ले रही है, जो कि क्या है, आपके इफेक्ट है। अगर वर्ब फॉर्म होती तो इफेक्ट को हम क्या कर सकते थे, अफेक्ट यूज कर सकते थे। तो अफेक्ट यहां लग नहीं रहा, इसलिए राइट माना जाएगा। अब की पोजीशन यहां क्या होती है, आपके रॉन्ग होती है। ऑन द लास्ट वीक ऑफ मार्च, जब वीक, मंथ, सेंचुरी, एज, एजेज जो होते हैं, सीजन जो होता है, इनके साथ ऑन नहीं लगता है, इनके साथ हमेशा प्रेपोजिशन क्या लगाया जाता है, इन। तो डी भी आपके क्या होता है, करेक्ट। और लास्ट वाला सेक्शन तो वैसे ही आपके करेक्ट है। तो गाइज आप लोगों के करेक्ट सेक्शन निकल कर आता है ए। बी में एरर है, अबाउ देन नहीं होकर मोर देन होगा। सी में एरर है आपके, टुक इफेक्ट होगा, टुक अप नहीं आएगा। और डी में एरर है आपके, ऑन की जगह इन का यूज होगा। तो ऐसी कंडीशन में ए निकल कर आता है आपके डी में, जो कि आंसर क्या है आपका, डी होगा। समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये कहता है व्हाट्सएप अनाउंस, व्हाट्सएप ने अनाउंस किया कब, ट्यूसडे को। ट्यूसडे अपने आप में एक डे होता है, और डे और जो भी डेट होती है उनसे पहले प्रेपोजिशन हमेशा क्या लगता है, ऑन। तो ऐसी कंडीशन में इन यहां रॉन्ग होता है,
तो प्रेपोजिशन की एरर है। दैट टू कर्व, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, राइट है। द स्प्रेडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, तो मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेडिंग नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो यहां पर नॉर्मली स्प्रेड का यूज होगा, ना कि स्प्रेडिंग होगा, तो यहां राइट होगा द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इट इज गोइंग टू बी सेड। अब एक तो मैं ऐसे लिखता हूं, इट इज गोइंग टू बी सेड, और जनरली आप जब कहते हैं ना ऐसा, ये चीज मैं करने जा रहा हूं, तो इसको बोला जाता है आपके आई एम गोइंग टू डू दिस। तो ऐसी कंडीशन में गोइंग टू के बाद बी लगाने की कोई जरूरत है नहीं, तो यहां पर बी की फॉर्म जो है ये गलत है, ये नॉर्मली होगा इट इज गोइंग टू सेट अ न्यू लिमिट ऑन। तो ऐसी कंडीशन में सी में जो एरर निकल कर आती है वो किसकी आती है गाइज, आपके बी का यूज यहां पर नहीं होगा। फ्रिक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेजेस सो दैट दे कैन ओनली बी, तो ऐसी कंडीशन में पास्ट से निकलते हुए चीज किस में निकल कर आई है, आपके प्रेजेंट के अंदर, तो ये अपनी जगह पर राइट है। तो डी सेक्शन जो है गाइज आपके वो राइट है, जो कि किस में आता है, आपके बी में आता है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी। तो ए में एरर है आपके प्रेपोजिशन की, ठीक है, बी में एरर है आपके पार्टिसिपल की, और सी में एरर है आपके इन्फिनेटिव फॉर्म की एरर है। तो ये तीनों एरर आप लोगों के सामने मैंने लिख दी है। समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। अगला है क्वेश्चन नंबर 5th to 8th। डायरेक्शन कहता है इन द गिवन क्वेश्चंस, नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, वन स्टेटमेंट विद अ ब्लैंक इज गिवन अलोंग विद फोर वर्ड्स। एक स्टेटमेंट जो है वो ब्लैंक है, नीचे 4 वर्ड्स के साथ, क्लियर। टू ऑफ द गिवन वर्ड्स, इनमें से जो 2 वर्ड है दिए हुए, कैन फिट इनटू द गिवन ब्लैंक। ये 4 में से कोई 2 ऐसे वर्ड है जो इस ब्लैंक में फिट हो सकता है। 5 ऑप्शंस विद वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन। नीचे आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं वेरियस कॉम्बिनेशन के साथ, किसी में ए बी है, किसी में बी सी है, किसी में सी डी है, ठीक है। पिक अप द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स दैट फिट्स इनटू द ब्लैंक। आपको वो कॉम्बिनेशन उठाना है जो इस ब्लैंक के अंदर क्या हो सकता है गाइज, आपके अच्छे खासे तरीके से फिट हो सकता है। तो यहां पर गाइज सीधी सी बात अगर मैं आप लोगों से करना चाहूं, तो वोकेबलरी का रोल है पूरा का पूरा, वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी खासी है तो कर सकते हैं। अब ये कहता है देयर आर हाउएवर मैनी कंटेम्प्री। कंटेम्प्री को हिंदी में हम कहते हैं समकालीन, क्या कहा जाता है, समकालीन, ठीक है। टू हिम एज ए राइटर, एक राइटर होने के नाते उसके लिए बहुत सारे क्या है, कंटेम्प्रेरी, समकालीन क्या चीजें हैं, तो देखते हैं। तो कंटेम्प्रेरी जो वर्ड है उसमें अगर मैं बात करूं तो पहला है रेफरेंस, ठीक है। तो मैं अगर कर देता हूं कंटेम्प्रेरी रेफरेंस, तो इससे ये पता लगता है कि रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज के संदर्भ में अगर कोई बात की जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, आपके रेफरेंस कहते हैं। हिंदी लिख देता हूं यहां पर, संदर्भ, ओके। अगर मैं करता हूं कंटेम्प्रेरी एल्यूजन्स, तो एल्यूजन्स जो होते हैं गाइज, इसका मतलब होता है इंडिकेशंस, जिनको हम कहते हैं संकेत कहते हैं। तो समकालीन संकेत है इस चीज के। एंड दीज एड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, और यही चीज है कि एक रीजनेबल अमाउंट ऐड करता है किस चीज का, मांस का और खून का, टू द बायोग्राफिकल स्केलेटन। एक बायोग्राफिकल जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल जो है, उसके अंदर ये चीज ऐड करने की बात कर रहा है। फिर मैं कहता हूं एसोसिएशन, तो कंटेम्प्रेरी एसोसिएशन होता नहीं है और अप्रोक्सीमेशन होता नहीं है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी रेफरेंस का मतलब है कि एक राइटर होने के नाते उसके पास समकालीन या कंटेम्प्रेरी संकेत है, या उसके संदर्भ में ये चीज बात की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपके ए और बी निकल कर आते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा गाइज, ऑप्शन ए के तौर पर काउंट किया जाएगा। समझ आया हो तो डन कीजिए। और डाउट हो तो पूछिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, सेम चीज। मैं यहां बात करूं तो ये कहता है जेंडर स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। जेंडर क्या, तो अगर मैं कहता हूं जेंडर इनइक्वेलिटी, तो इनइक्वेलिटी का मतलब होता है असमानता, सॉरी, इक्वलिटी समान होती है और इनइक्वालिटी होती है
असमानता को बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है मतभेद जो होते हैं, भेदभाव जो होता है। इनडिस्क्रिमिनेशन जिसमें भेदभाव नहीं हो। क्लियर। फिर मैं बात करता हूं डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी जो वर्ड होता है ये भी होता है आपके एक तरह से असमानता को ही बोला जाता है, इनइक्वलिटी। और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और इक्वलिटी और इनडिस्क्रिमिनेशन, समानता, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है यहाँ पर गाइस। क्लियर। तो मैं कहता हूं कि भारत में लैंगिक समानता अभी भी मौजूद है। तो समानता तो है ही नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, तभी तो विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं, बीइंग बोर्न एज वुमन इन द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में अगर एक औरत के तौर पर आप या बेबी गर्ल के तौर पर अगर आप पैदा हो रहे हो, वन हैज टू फेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल लेवल्स। तो ऐसी एक लड़की को हर स्तर पर किसका सामना करना ही है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लैंगिक भेदभाव का क्या करना है? सामना करना है। तो इससे पता लगता है कि असमानता वाले ऑप्शन आपके राइट होंगे, जो कि ए सी है। और आ किस में रहा है? या आपके सी में। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से, कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है द कॉन्फ्रेंस ऑफ आवर वुमेन 100 वुमेन फ्रॉम 17 कंट्रीज। ठीक है, 17 देशों की 100 से भी ज्यादा जो विमन जो थी, उनकी जो कॉन्फ्रेंस था, उनका जो सम्मेलन था, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी ऐसी विमन, किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? यूनियंस को, सोशलिस्ट पार्टीज को, ठीक है, वर्किंग विमेन्स क्लब्स को जो प्रेजेंट कर रही थी। उन 17 देशों की 100 से ज्यादा वुमन का जो सम्मेलन था, एंड इंक्लूडिंग जिसमें हम शामिल करते हैं द फर्स्ट 3 वुमन इलेक्टेड टू द फिनिश पार्लियामेंट। ठीक है, पहली 3 महिलाएं जो किसके तौर पर इलेक्ट हुई थी? फिनिश पार्लियामेंट, संसद के तौर पर उसमें इलेक्ट हुई थी ऐसी 3 महिलाएं। ग्रीटेड, इन सबने मिलकर ग्रीट किया किस चीज को? जेटकिन सजेशन, जेटकिन का जो सजेशन था, विद अप्रूवल। कैसे अप्रूवल के साथ? सबने मिलकर अगर कोई चीज करी है तो सहमति होगी। और सहमति को आपके एक तो बोला जाता है अनएनिमस, जिसका हिंदी मीन होता है सर्वसम्मति। अनएनिमस का मतलब हिंदी मीन क्या होता है? सर्वसम्मति। और कॉन्कॉर्डेंट का मतलब होता है सहमति को बोला जाता है आपके। अरे ये बात समझ। सेपरेट और डिस्प्यूटेड क्या होते हैं? इसके अपोजिट के तौर पर, अब अप्रूवल अगर सब मिलकर अगर कर रहे हैं तो ना तो सेपरेट होगा ना डिस्प्यूटेड होगा। तो इससे पता लगता है कि अप्रूवल कैसा, अनएनिमस अप्रूवल या कॉन्कॉर्डेंट अप्रूवल के तौर पर यूज किया जाएगा। एंड दस इंटरनेशनल वुमेन्स डे वॉज द रिजल्ट। और इसका रिजल्ट क्या है? एक तरह से इंटरनेशनल वुमेन्स डे यहाँ पर मनाया जाता है। तो आप लोगों के सी और डी निकल कर आता है, जो कि गाइज ए में है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? यहाँ पर ए होगा। समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इस डायरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा मैनी ऑल्सो फील, बहुत से इस चीज को महसूस करते हैं, दैट म्यूजिकल फॉर्म्स लाइक रॉक एंड रैप, म्यूजिकल फॉर्म्स होती है किसकी तरह? रॉक और रैप की तरह, हैव गिवन द यूथ। ठीक है, ये इसने यूथ को दिया है, क्या दिया है? द टू एक्सप्रेस देयर पॉलिटिक्स थ्रू द म्यूजिक, कि वो अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी राजनीति को म्यूजिक के थ्रू क्या कर सके? एक्सपोज कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो यूथ को क्या दिया है? एबिलिटी दी है, चांस दिया है, अपॉर्चुनिटी है, या ऑडेसिटी है? क्लियर। अब यूथ को ये एक एबिलिटी तो दी नहीं है, तो यूथ को क्या देंगे? चांस देंगे, या फिर हम अपॉर्चुनिटी देंगे इस चीज की। आ रही है बात समझ में? क्लियर। और ऑडेशियस आप बहुत अच्छे खासे तरीके से जानते हो कि किसी भी तरह से जो पॉजिटिव वे में, जो दिखावे के सेंस में यूज लिया जाता है, उसे हम कहते हैं। तो यहां पर ये भी आंसर नहीं होता है, तो आप लोगों का आंसर चांस और अपॉर्चुनिटी होगा, जो कि निकल कर आता है बी सेक्शन में। जब बोला जाएगा तो इस तरह से बोला जाएगा, रैक हैव गिवन द यूथ द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, एक ऐसा अवसर है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपनी राजनीति को म्यूजिक के थ्रू, या एक ऐसा चांस है यूथ के लिए कि वो एक्सप्रेस कर सके अपनी राजनीति को, अपनी पॉलिटिक्स को, किसके थ्रू? म्यूजिक के थ्रू। अगर समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। आई होप इनमें कोई डाउट आपको लगा नहीं होगा। और वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसबीआई क्लर्क में यही लेवल आप लोगों के यूज किया जाता है। इससे मतलब है, इस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
9 और 10 के लिए डायरेक्शन कहता है इन द गिवन क्वेश्चन, नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड एंड नंबर्ड 1 2 3 एंड 4। उनके नंबर है 1 2 4 एंड 3। ठीक है। ऑफ दिस द पोजिशंस ऑफ टू वर्ड्स में बी इनकरेक्ट, हो सकता है इनमें से जो इन वर्ड्स की जो पोजीशन है ये इनकरेक्ट हो सकती है। एंड नीड टू बी एक्सचेंज टू मेक द सेंटेंस करेक्ट, और नीड है हमारे को इनको एक्सचेंज करें और सेंटेंस को हम करेक्ट करें। फाइंड द टू वर्ड्स विच नीड टू बी एक्सचेंज, उन दो वर्ड्स को आप फाइंड करें जिनकी जरूरत है एक्सचेंज करने की अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। इन केस द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, अगर किसी केस में ये सेंटेंस करेक्ट है आपके, that your answer will be no correction required as it is E section। ओके, अब मैं बात करता हूं तो ये कहता है द रूट क्रॉप्स शुड बी क्लैम्प्ड। ठीक है, भाई जो रूट क्रॉप्स होती है एक तरह से जिसके अंदर जड़ लगी रहती है, ऐसी फसलें जो जड़ लगी रहती है जिनमें रूट होता है, उनको क्या किया जाना चाहिए गाइज, आपके क्लैंप किया जाना चाहिए, जकड़ लेना चाहिए। किसके अंदर? इन फ्रॉस्ट, ठंड में। ड्राई कंडीशंस, तो ठंड और ड्राई, सूखा और ठंड एक साथ कैसे आ सकता है, मतलब सेकंड के पोजीशन आपके रॉन्ग है। अब सेकंड जो है आपके या तो पोजीशन बना रहा है फर्स्ट के साथ या बना रहा है फोर्थ के साथ। अब अगर मैं यहां पर रख देता हूं तो शुड बी फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट इज नाउन, ऐसी कंडीशन में यहां आएगा नहीं, तो ये रॉन्ग होता है। फिर मैं फोर्थ में देखता हूं, मैंने फ्रॉस्ट को रखा यहां पर, रीजनेबली को रखा यहां पर, मैं कहूंगा द रूट क्रॉप शुड बी क्लैम्प्ड इन रीजनेबली ड्राई कंडीशंस। उनको कहां रखा जाना चाहिए, कहां जकड़ा जाना चाहिए? रीजनेबली ड्राई कंडीशंस के अंदर विद एडिक्वेट प्रोटेक्शन। एडिक्वेट यानी होता है उचित, उचित प्रोटेक्शन के साथ अगेंस्ट फ्रोजन, अगेंस्ट फ्रोस्ट, किसके खिलाफ? ठंड के खिलाफ। तो ठंड से बचाने के लिए उन्हें हमें कहाँ रखा जाना चाहिए? एक तरह से रीजनेबली तरीके से अगर मैं बात करूं तो कहां पर? ड्राई कंडीशंस के अंदर। क्लियर? तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेकंड और फोर्थ का होगा, बाकी किसी का रिप्लेसमेंट जरूरत है नहीं, क्योंकि शुड बी के बाद आपकी ऑब्वियसली सी बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर वर्ब सिर्फ और सिर्फ क्लेम में दिया हुआ है, तो फर्स्ट का तो कहीं आपके रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। और थर्ड और फोर्थ को अगर मैं करता हूं तो प्रोटेक्शन कैसा? रीजनेबली प्रोटेक्शन और एडिक्वेट प्रोटेक्शन, तो एडिक्वेट प्रोटेक्शन होगा, तो इसलिए आप लोगों के आंसर क्या निकल कर आता है? सेकंड और फोर्थ। समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कहता है द इन्वेस्टेड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो है कैसा एंटरप्रेन्योर? इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट तो एक वर्ब होती है, आ रही है बात समझ में? अब यहां अगर वर्ब की मैं बात करूं तो फॉर्म यहां पर रॉन्ग होती है। अब फर्स्ट का या तो बन रहा है सेकंड के साथ या बन रहा है फोर्थ के साथ। सेकंड में अगर मैं बात करता हूं तो लिखा हुआ है वेंचर, तो मैंने कहा था वेंचर एंटरप्रेन्योर। तो वेंचर जो होता है एक तरह से किसी चीज का साहस ले, जोखिम ले, राइट हो सकता है। और फोर्थ में है इन इनवेटरेट। इनवेटरेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो जोखिम लेने के हैबिचुअल हो और साथ ही साथ लंबे समय तक उस काम को करें, उनका मूड चेंज नहीं होता, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? आपके इन्वेटरेट। ठीक है, तो इन्वेटरेट एंटरप्रेन्योर अपनी पोजीशन क्या बनाता है? बिल्कुल राइट बनाता है। तो फर्स्ट के साथ आपके किसका होता है? एक तरह से फोर्थ को रखकर देख लेते हैं कि द इनवेटरेट एंटरप्रेन्योर एंड ट्रायो ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म्स। वेंचर कैपिटल फर्म्स की जो तिकड़ी है, ट्रायो का मतलब क्या होता है? तिकड़ी, तीन चीजें जिसमें मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायो। इन जनवरी इन्वेस्टेड $5 million इन हेल्थ स्केप इनकॉर्पोरेशन। हेल्थ स्केप इनकॉर्पोरेशन के अंदर जनवरी में कितने डॉलर इन्वेस्ट किए? 5 मिलियन। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट का फोर्थ के साथ ही बन रहा है, बाकी किसी के आपके नहीं बन रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो। तो चलिए गाइस, ये आप लोगों का सेशन ओवर होता है, और अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगा हो तो बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी चीज, मिक्स क्विज की जो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए जा रहे हैं नोट डाउन करो, और ये चीजें रिपीट होती है बार बार। अक्सर हम देखने को मिल रहा है कि अब तो हमारा फ्लो इतना ज्यादा हो चुका है इन चीजों में, वोकैब भी रिपीट होकर आ रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सेम, जो चीजें हैं वो रिपीट हो रही है, तो आप लोगों को ईजी रहता है
कि आप लोग उसके अंदर अपना आंसर अच्छे खासे तरीके से ढूंढ सकते हैं। ओके, तो अगला जो मिक्स क्विज डे 8 है वो आपको पीडीएफ जो है थोड़ी देर के अंदर विद इन आवर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद टू ऑल।